आज सचमुच इस जैव विविधता पार्क में पौधारोपण करके मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है और मैं वन एवं पर्यावरण विभाग को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मेरे हाथ से और एक ही साथ हमारे तेज प्रताप जी, कृष्णनंदन वर्मा जी, सबके हाथ से पीपल का वृक्ष लगाया। ये वृक्ष की महत्ता को हम सब जानते हैं, पर्यावरण के लिए कितना वह लाभदायक है। और जो सबसे बड़ी बात है, किसी धरती पर बगल में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान बुद्ध बने। आज विभाग ने मुझको कहा ये तो जैव विविधता पार्क है, इसका नामकरण भी आपको ही करना है। पहले से मुझको इन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ही मुझको लगा ये इतनी विविधताओं से भरा हुआ ये पार्क होगा, जो स्थानीय पौधों के, विभिन्न पौधों के, वृक्षों की जो प्रजातियां हैं उनको तो यहाँ सुरक्षित रखा ही जाएगा। इसके अलावा पूरे बिहार में जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जिनकी संख्या घटती जा रही है, वैसे तमाम पौधों का रोपण यहाँ किया जाए, ताकि बिहार की जैव विविधता से भी कोई भी यहाँ आगंतुक आएगा तो वो परिचित हो सके। या बिहार भर के जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो सब यहाँ भ्रमण करने के लिए आएंगे तो उनको इस बात की जानकारी मिलेगी अपनी विविधताओं के बारे में। यही नहीं, इसमें एक रेनबो गार्डन बना रहे हैं, यानी जो जैव विविधता पार्क है इसके अंदर कई गार्डन, एक रेनबो गार्डन, उसमें इतने तरह के फूल लगाए जा रहे हैं कि जब वो खिलेंगे तो आपको इंद्रधनुषी दृश्य दिखाई पड़ेगा। वो अपने आप में कितना मनोरंजक होगा, कितना रोचक होगा। इसके अलावा औषधीय गार्डन, जो औषधीय पौधे हैं उनको यहाँ लगाकर उसको विकसित किया जाएगा। न्यूट्रिशनल गार्डन, फाइकस गार्डन, ये जो फाइकस है आप जान लीजिए, हम तो आज से नहीं बहुत जमाने से फाइकस को बहुत बढ़ावा देते रहते हैं और फाइकस और चंपा मिलाकर हम लगवाते रहते हैं। यही नहीं, जब हम भारत सरकार में थे तब से ही मेरी आदत, और यहाँ भी कई जगहों पर लगवाया। ये फाइकस जो है, ये जो पीपल जिसकी बात हम लोग कर रहे थे और बरगद जिसकी बात होती है, ये सब फाइकस प्रजाति में, विभिन्न प्रजातियां हैं फाइकस। तो फाइकस पार्क होगा, गार्डन होगा, कैक्टस गार्डन, आर्बोरेटम जिसके बारे में हमने कहा जो विलुप्त प्रजातियां हैं। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के जो पाम के वृक्ष हैं, हम लोगों के यहाँ तो और इस इलाके में तो सबसे ज्यादा ताड़ का पेड़ है, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के पाम हैं उन सबों को यहाँ लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से अपने आप में बहुत विविधता होगी। और जब ये लग रहा है ये जगह कौन सी, भगवान बुद्ध को ज्ञान देने वाली धरती है, यही वो रास्ता है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारनाथ गए और वहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, वह यही मार्ग है और इसी मार्ग पर ये अवस्थित है। इसलिए जब हमसे उन्होंने पूछा कि इसका नाम करिए, तो बरबस मेरे मन में विचार आया, इसका नाम तो बुद्ध वाटिका होकर और कुछ रखना चाहिए। इसलिए जैव विविधता पार्क का नाम बुद्ध वाटिका होगा। और हमने इनको सुझाव दिया है, ये NH पर है, GT रोड पर है, यहाँ पर बहुत पर्यटक आएंगे
और यहाँ इस प्रकार की सुविधाओं के विकास के बारे में विभाग ने स्वयं सोचा है, क्योंकि जब आप हाईवे पर जा रहे हैं तो जगह जगह लोग रुकना चाहते हैं, तो उस प्रकार से इसका विकास करिए। और हरियाणा, आप में से बहुत लोग गए होंगे, जानते होंगे, हरियाणा ने तो अपने को विकसित किया, जगह जगह पेड़ लगाए, वहाँ रेस्टोरेंट बनाया, और जो लोग भी यात्रा करते थे आकर्षित होकर वहाँ गए, कहीं पॉन्ड बनाया, तो वहाँ तो बनाया। और हमारे यहाँ तो सब कुछ अपने आप है। यहाँ का जो एक पॉन्ड है, तालाब नुमा जो दिख रहा है, वो अंतः सलीला, उसमें पानी आपसे आप नीचे आते आता। इसका मतलब निश्चित रूप से कोई न कोई नदी की धार से उसका जीवन संबंध है। ये तो अद्भुत जगह है, मुझे तो देखकर बड़ी खुशी हुई। इसलिए इसका नामकरण हमने किया है सब चीजों को देखकर कि बुद्ध वाटिका हो। और इसको जिस प्रकार से विकसित करने की योजना है, मैं इस योजना की प्रशंसा करता हूं। और आप सब लोग, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो सब इसके बारे में चर्चा करें। अब काल चक्र होने जा रहा है, इस साल के अंत में, अगले साल के प्रारंभ में दुनिया भर के लोग आएंगे, उस समय भी इन सारी बातों का, और ऐसे भी बोध गया और गया तो आना ही है। मोक्ष भूमि भी है, ज्ञान भूमि भी है, अद्भुत संयोग है। यह तो वो धरती है जो मोक्ष की भी भूमि है और ज्ञान की भी भूमि है। इस महान धरती पर ये जैव विविधता पार्क, यानी आज से बुद्ध वाटिका ही इसे हम कहेंगे, ये बुद्ध वाटिका का जो एक तरह से कहिए कि कोशिश हो रही है, उसको इस प्रकार का सुंदर वाटिका बनाए। और काफी जगह है इस वाटिका के पास, नेचुरल वाटर कोर्स है, वाटरवे, तो हर चीज है, चारों तरफ अपने आप उगे हुए पौधे हैं, उन सब का संरक्षण किया जाएगा। और कोई मामूली बात नहीं, पूरे बिहार में जो पौधे थे और जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन सबों को लाकर यहाँ लगा दिया जाएगा, ताकि लोग उसको आने वाली पीढ़ी को देख सकें। तो कितना ज्ञानवर्धक होगा, एजुकेटिव होगा। तो मैं इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग को, वन एवं पर्यावरण मंत्री को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार का काम आगे करते रहिए। अभी पूर्णिया में गया हुआ था बाढ़ के सिलसिले में, तो रात में वहीं ठहरे थे, कटिहार का बाढ़ देखना था, तो रात में ठहरे, वहां भी देखा हमने शहर में कि एक सुंदर वाटिका का निर्माण हो रहा। हम गए सुबह टहलने के लिए। तो इस तरह से अब हरेक शहर में, सब डिवीजन स्तर तक के शहर में भी आप एक सुंदर वाटिका का निर्माण कराइए, ताकि लोगों को सवेरे टहलने में सुविधा हो। और हम लोगों की नीति रही है कि हम किसी भी पार्क को बनाएं, उसमें बच्चों के खेलने कूदने का पूरा इंतजाम रखें। जो चिल्ड्रन पार्क में सुविधाएं होती है, उस तरह की सुविधाएं हो, तो इस बुद्ध वाटिका में भी उसका इंतजाम रहे, ताकि बच्चे आनंदित हो सके। और आज जब पौधारोपण हमने किया, हम सब लोगों ने किया, तो साथ साथ 1100 बालक बालिकाओं ने भी पौधारोपण में के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और इन सबों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि यह बुद्ध वाटिका एक दर्शन का केंद्र बनेगा। लोग इसका दर्शन करने आएंगे, इसको देखने आएंगे, और तो और बिहार भर से तो लोग आएंगे जरूर। जो हम बच्चों के लिए हम लोगों ने शुरू किया है परिभ्रमण कार्यक्रम, तो उस परिभ्रमण कार्यक्रम के सिलसिले में हम चाहेंगे पूरे बिहार के बच्चे आएं और देखें, और तब उनको पर्यावरण के बारे में एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ पैदा हो, और कैसे पौधों का संरक्षण करना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। वृक्ष को लोगों ने काट दिया, पेड़ काटते चले गए, आज हालत क्या हो गई, मौसम का कितना मिजाज बदला। बिहार को लोग मानते थे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं बिहार में कुल वर्षापात होना चाहिए 1200 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर औसतन, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मात्र 2 साल ऐसा हुआ है जिसमें 1000 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा पूरे साल में मिलाकर।
8 साल 1000 मिलीमीटर से कम वर्षा, 700 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर तक भी शायद ही एक आध साल पहुंचे। तो ये स्थिति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए। और यही कारण है जब हमने देखा कि हमारे यहाँ हरित आवरण मात्र 9% है, तो हरियाली मिशन के माध्यम से हम लोगों ने कहा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएं और कम से कम 2017 तक हम जो अपना हरित आवरण है उसको 9% से बढ़ाकर 15% कर देंगे और उस सिलसिले में काम हो रहा है। 24 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं, लगभग 17 करोड़ पेड़ आप लोगों ने लगा दिया। मैं इसके लिए भी वन विभाग को बधाई देता हूं। और यही नहीं, एक पेड़ का अद्भुत प्रयोग किया गया। हम तो किसानों की सहायता करते हैं, एग्री फॉरेस्ट्री पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। लोग अपने खेतों के साथ साथ पेड़ लगाएं और उसमें किसानों को पौधारोपण के लिए तो देते ही हैं, उसके रख रखाव के लिए हम लोग मदद करते हैं। और ये देश में बिहार एक अकेला राज्य था, इसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और आज मुझे खुशी हो रही है कि बिहार के इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर केंद्र सरकार पूरे देश में इसको लागू करने जा रही है। तो बिहार में भी तरह तरह का काम हो रहा है, बहुत लोगों को दिखता नहीं है। अब उसका तो हम कुछ उपाय कर नहीं सकते हैं कि लोगों के आंख के सामने है वो दिख नहीं रहा। अरे यहाँ तो ऐसा ऐसा काम हो रहा है कि यहाँ के काम का अनुकरण अब लोग दूसरी तरफ कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं। तो वही काम हुआ। हमारे यहाँ कम था वृक्ष, लेकिन हम बढ़ा रहे हैं। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, 33% तो हम नहीं कर सकते हैं, वो संभव ही नहीं है, उतनी जमीन ही उपलब्ध नहीं है। हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, आबादी का घनत्व इतना ज्यादा है, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि 2017 तक 15% करेंगे और फिर इसको बढ़ाकर हम लोग अंततोगत्वा 17% तक जरूर दे जाएंगे। तो पर्यावरण के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में सबको ध्यान देना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को बात समझनी चाहिए। और इसके लिए जो इस बुद्ध वाटिका का निर्माण हो रहा है, मैं समझता हूं बिहार भर के नई पीढ़ी के लोगों को यह प्रेरित करेगा, पर्यावरण के प्रति उनको सजग करेगा। तो इन्हीं सपनों के साथ आज शिक्षक दिवस भी है। इस अवसर पर मैं तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर शिक्षक दिवस की भी बधाई देता हूं। और इस अवसर पर यह एक अद्भुत कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, इसके लिए मैं वन विभाग को पुनः बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।